Let us start. The today is a very important topic of national income accounting. As you know, dear friends, that there are three methods of national income accounting. नेशनल इनकम अकाउंटिंग की तीन मेथड्स हैं और इन तीन मेथड्स का जन्म कैसे होता है, हाउ दे आर ओरिजिनेटेड, इट हैज़ बीन डिस्कस्ड अर्लियर। हमने ये देख लिया है कि ये जो तीन मेथड्स हमारे पास हैं वो तीन मेथड्स के पीछे जो ओरिजिन है उस ओरिजिन को अगर आप देखो, थोड़ा सा अगर आप फ्लैशबैक में जाएं तो मैंने आपको बताया था कि हाउस होल्ड और फर्म, ठीक है, हाउस होल्ड और फर्म दो टू सेक्टर मॉडल हमने लिया था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं एक बार फिर। तो हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये कहाँ जाता है, वो फर्म के पास जाता है। यू नो दैट लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाते हैं फर्म के पास तो फर्म यूजेस ऑल दिस एंड वहाँ पर वो क्या काम करता है, प्रोडक्शन की क्रिया होती है। और ये प्रोडक्शन जब जनरेट होता है प्रोडक्शन तो वो इनकम देता है किसको, हाउस होल्ड को। तो यहाँ इनकम वर्ड यूज हो रहा है। तो पहला प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज व्हाट, अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन इज नथिंग बट अ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। हाउ वी कैन डिफाइन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज नथिंग बट अ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो प्रोडक्शन यहाँ पर हुआ मतलब ये वैल्यू एडिशन हो रहा है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज नथिंग बट अ वैल्यू एडिशन। ठीक है, आप अपने दिमाग में डालिए कि प्रोडक्शन का मतलब क्या है, वैल्यू एडिशन। किसी भी चीज का प्रोडक्शन आप करते हो, ठीक है, रॉ मटेरियल फ्लोर से आपने किसका प्रोडक्शन किया, रोटी का प्रोडक्शन किया। आपने फ्लोर में एक यूटिलिटी क्रिएट किया जिसके परिणाम स्वरूप रोटी बना। गेट पॉइंट। आप प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है और उससे आपने क्या बनाया, प्लास्टिक की प्लेट बना दी। तो आपने क्या किया, यूटिलिटी को क्रिएट किया। तो प्रोडक्शन इज नथिंग बट अ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, आई थिंक, होप सो। ओके, सो जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपने वैल्यू एडिशन किया और इसके बाद यहाँ पर हमारा एक मेथड आता है पी फॉर प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड। इस मेथड को हम इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे, उसको फिलहाल हम स्टॉप करते हैं। इसके बाद जैसे ही प्रोडक्शन होता है, इनको जो मेहनत करता है उसको उसका रिवार्ड मिलना चाहिए भाई। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर्स, तो इनको रिवार्ड मिलता है, मतलब इनको इनकम मिलता है, सैलरी मिलता है, वेजेस मिलता है, कॉम्पेंसेशन जिसको एम्प्लॉयज कहते हैं वो मिलता है। तो लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिल जाता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिलता है। जब ये प्रोडक्शन की क्रिया हो रही थी कहाँ पर, फर्म के पास, तो फर्म ने क्या किया कि ये प्रोडक्शन इनके पास भेजा, हाउस होल्ड के पास आता है जो इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो जब ये आता है तो इसके ऊपर ये खर्चे करते हैं जो इनकम इन्होंने यहाँ पाया था। यहाँ इनकम जो यहाँ पर इन्होंने इनकम पाया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर करते हैं। तो इस तरीके से तीन मेथड हमारे सामने आया। पहला क्या है, ये प्रोडक्ट मेथड, दूसरा यहाँ पर इनकम, और तीसरा एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से तीन मेथड का जन्म होता है। गेट योर पॉइंट, इज इट क्लियर। तो हमने ये तीन मेथड का इतिहास आपको बता दिया कि तीन मेथड्स हैं हमारे पास। आज हम जिस मेथड की बात करते हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, आर गेट पॉइंट। प्रोडक्शन मेथड का जन्म होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के माध्यम से। ठीक है, तो प्रोडक्शन मेथड की हम आज बात करेंगे। और प्रोडक्शन मेथड में आपने पहले ही देखा हुआ है कि जो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं वो इनसाइड द कंट्री, ठीक है, और आउटसाइड का भी इसके ऊपर हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, लेकिन कैसे पड़ता है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमने अभी जो फ्लो ऑफ गुड्स दिखाया आपको वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के माध्यम से मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया था। ओके, इज इट क्लियर।
बोलो भाई, बोलते जाएंगे, बीच बीच में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, नथिंग एल्स। समझ में आ रही मेरी बात? बोलिए भाई। हाँ, इस जितना मैं बोलता, जितना पढ़ा रहा हूँ, उतना आपको समझ में आना चाहिए। जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझ में आएगा तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। और अभी तो बहुत ही क्रूशियल ये मेथड है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आज का ये प्रोडक्शन मेथड है, जिसको हम अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं, इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो इनकम, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, जिसका हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया था, हाउस होल्ड और फर्म। तो हाउस होल्ड से को जब ये इसने दिया था, सप्लाई किया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पर इनकम, तो इसी बात को, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमने यहाँ एक अलग स्लाइड के रूप में दिखाया था, इसकी जरूरत फिलहाल नहीं थी। इसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड, वही फिर एक बार हम बता देते हैं। ये हाउस होल्ड है और ये हमने फर्म बनाया था, और यहाँ पर जो हमने गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया था, उसी को हमने यहाँ दिखाया, अलग स्लाइड के रूप में दिखाया है। तो इसकी भी यहाँ जरूरत नहीं थी, फिलहाल मैंने दिखाया है। ठीक है, तो यह हमारा एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। तो इस तरीके से आगे लिखेंगे हम, 3 मेथड हो गए। तो प्रोडक्ट मेथड, जिसको वैल्यू एडेड मेथड का, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड, ये पुरानी बात हो गई, इसको हमने पहले चर्चा कर लिया है। यहाँ पर हमने यह दिखाया है कि प्रोडक्ट मेथड के देखो 3 नाम है। क्या क्या है, देखो यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, यहाँ नेट आउटपुट मेथड, इसको क्या नाम दिया गया है, नेट आउटपुट मेथड। नोट कर लेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। नेट आउटपुट मेथड मीन्स वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेट आउटपुट मेथड। इसके बाद एक और नाम है इसका, IOM, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, इसको भी आप लिख लेंगे, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। ओके, तो 3 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कि वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेट आउटपुट मेथड, और वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। ठीक है, यहाँ हमने PST लिखा है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब तीनों में सेक्टर में जो एक्टिविटीज होती हैं, किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, और तीनों सेक्टर्स में जो एक्टिविटीज हैं वो को क्लासिफाई किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज में। इन तीनों के जो सम होते हैं, है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जोड़ देते हैं, और तब हम वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड के द्वारा इसको निकालते हैं। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड को यहाँ हमने डिफाइन करने का प्रयास किया है कि वैल्यू एडेड मेथड इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द इंटरमीडिएट गुड्स। जो भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जैसे अगर आप मान लो कि मिल्क और टी का एग्जाम्पल ले लो, मिल्क है और टी है, तो टी बनने में मिल्क इज यूज एज ए इंटरमीडिएट गुड्स। टी बनने में मिल्क इज यूज एज अ इंटरमीडिएट गुड्स। टी, जैसे ही हमारा टी बनता है, उस टी के बनने में दूध का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, गेहूं के बनने में गेहूं के बीज का अस्तित्व समाप्त हो गया। समझ में आ रही बात? तो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को हमको रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं कि मिल्क में जब तक यूटिलिटी का एडिशन नहीं होता, वैल्यू का एडिशन नहीं होता, तब तक ये टी नहीं बनता। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ रखा गया है कि वैल्यू एडेड मेथड नथिंग बट इट रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू इंटरमीडिएट गुड्स। एडिशन ऑफ वैल्यू टू द इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसको आप याद रखेंगे। आर्गेटिव पॉइंट इतना समझ में आया? यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी वही लिया जो अभी मैंने जस्ट बताया था। मिल्क है और टी है, टी का प्राइस मान लो 20 रुपीज़ है, मिल्क का प्राइस 5 रुपीज़ है, तो वैल्यू का एडिशन कितना हुआ, 20 माइनस 5 इजकल टू 15। उसी को फॉर्मूले के रूप में लिख दिया गया है कि वैल्यू एडेड इजकल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। टी की वैल्यू 20 है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, और 20 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट 5 रुपीज़ का मिल्क यूज किया गया, तो 20 माइनस 5, तो 20 माइनस 5 इजकल टू 15 रुपीज इज द वैल्यू एडेड। आर गेटिंग पॉइंट? समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा बेटा? बोलो भाई। हाँ, ध्यान से सुनते जाएंगे, समझ में आएगा आपका। इसका सेम आपका वीडियो भी बन रहा है, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। ओके, आर गेटिंग पॉइंट? तो यहाँ पर एमओ लिखा है मिल ओनर, मतलब जो फ्लोर को बनाता है,
तो फ्लोर बनाया, एक और एग्जांपल मैंने ले लिया। और ये बेकर ब्रेड बनाता है। फ्लोर को बनाने वाले का अगर कॉस्ट 1000 रुपीज़ है, वो बेकर ब्रेड वाले ने उसमें वैल्यू एडिशन किया और उसको 1400 रुपये में 1400 में वो बेकरी का जो आइटम है ब्रेड मान लो बेचता है 1400 रुपये का, तो उसने कितने का इंटरमीडिएट को यूज किया गुड्स को? 1000 रुपीज़ को, क्योंकि 1000 रुपीज़ में उसने आटा खरीदा था 1000 रुपीज़ में। तो 1000 रुपीज़ क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी कह सकते हो। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड हो गया। तो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ? 1400 माइनस 1000, जो कि नीचे लिखा भी हुआ है, इजकल टू 400। तो ये हो गया हमारा वैल्यू एडिशन। ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट इसको हम डिलीट कर देते हैं, बहुत गंदा लगेगा। ठीक है, तो वैल्यू एडेड का मतलब समझ में आ गया आपको? आर्गेटिव पॉइंट ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने 2-3 एग्जांपल लिया और अपने दैनिक जीवन से भी आप एग्जांपल ले सकते हैं और कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आते हैं। और हाँ बोलिए बेटा। चलो, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को देखो, ये ऐसा हो सकता है डियर कि हम प्रोडक्शन करें और प्रोडक्शन का जैसे निशांत एक कंपनी का मालिक है, ठीक है, अभिजीत एक दूसरी कंपनी का मालिक है, शुभांकिता दूसरी कंपनी की मालिक है, मालकिन है, मान लो। तो ये जो भी हमारे बच्चे जो ओनर हैं, मान लो कि ऐसा हो सकता है कि आपने प्रोडक्शन किया और पूरा का पूरा माल बिक गया। ठीक है, तो आपने जो प्रोडक्शन किया, हाँ, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा? आपने 5 कमोडिटीज का प्रोडक्शन किया और मान लो एक कमोडिटीज का प्राइस 5 रुपीज है, तो आपका टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा? 5 इंटू 5 25 होगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 25। आर्गेटिव पॉइंट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ये उस कंडीशन में है P इंटू क्यू, जब आपने जितना बनाया उतना बिक गया, एक भी चीज अनसोल्ड नहीं रहा या पिछले साल का एकोमोडेशन नहीं रहा। तो डायरेक्ट हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू P इंटू क्यू। आर गेटिंग पॉइंट? दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि शुभांकिता ने, नीतिका ने, दीक्षा ने, हाँ ठीक है, अब इन लोगों ने प्रोडक्शन किया, लेकिन क्या होता है कि कुछ माल बच जाता है, कुछ माल बच जाता है, ठीक है, या पिछले साल का कुछ बच गया हो, या इस साल आपने प्रोडक्शन किया वो बिक नहीं पाया, अनसोल्ड स्टॉक हो गया। ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट। तो वैसे केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स, जितना आपने बेचा, प्लस चेंज इन स्टॉक, मतलब कुछ माल पिछले साल का बच गया होगा, या इस साल क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला होता है, सॉरी, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब क्लोजिंग स्टॉक मतलब इस साल आपने प्रोडक्शन किया और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च के आसपास, ठीक है, 31 मार्च को आप अपना अकाउंट को क्या करते हो? सब इवेलुएट करते हो, कितना मिला, कितना घाटा हुआ इस साल, कुछ भी आप अपना एक डाटा तैयार करते हो। करेक्ट पॉइंट, समझ लो। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, जब आपने प्रोडक्शन शुरू किया था 2020-21 में, 21 में आपने मार्च में आपने देखा, और जब आपने 1 अप्रैल को जब आपका 2020 में स्टार्ट हुआ था सेशन, फाइनेंशियल ईयर, तो उस समय कितना पिछले साल का स्टॉक था, तो वो ओपनिंग स्टॉक कहला जाएगा, और लास्ट में जो है वो क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर इस तरह की कोई भी स्थिति होती है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, जो आपने बेचा, प्लस पिछले साल का और इस साल का जो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है चेंज इन स्टॉक माना जाएगा, उसको भी हम ऐड कर देंगे, तब हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा। तो पहला केस देख लिया, दूसरा केस देख लिया। अब एक तीसरा एंगल है, कॉस्ट का एंगल है। ठीक है, तीसरा एंगल क्या है? ये कॉस्ट का एंगल है। इसमें क्या होगा? आपने लिखा हो, दिखा, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, लिखा हुआ है एफ पी प्लस आई सी प्लस डी। ठीक है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है आपको? बोलो भाई। हाँ, इसके बाद डीपी लिखा हुआ प्लस एनआईटी लिखा हुआ। तो ये एफपी क्या है? फैक्टर पेमेंट लिख लेंगे आप। फैक्टर पेमेंट, वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के 3 तरीके मैंने बताया, आज चर्चा किया। पहला तो आपको पी इंटू क्यू दिखाया, दूसरा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तीसरा मैं दिखा रहा हूँ आपको जो लिखा हुआ एफ पी
FP स्टैंड फॉर फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स आप जानते हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे रेंट है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, जो कि आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में मिलता है, रिवार्ड के रूप में। तो फैक्टर पेमेंट्स हो गया ये, ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आईसी क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बीच में जिससे आपने टी बनाया तो दूध का जो खर्चा है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। आगे पॉइंट बोलो भाई। इसके बाद डेप्रिसिएशन। हाँ, इसके बाद डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन आप जानते हो, जब भी हम कोई मशीन यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ वियर एंड टियर होता रहता है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन करते हैं। एक कंपनी का जो ओनर है वो क्या करता है, एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना देता है, और उस क्योंकि एक महंगी मशीन को तुरंत रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। आपके घर में जब आप मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल थोड़ा सा हट के लेते हैं, आपके घर में आपको कार खरीदनी है, तो क्या आप जाते हो बैंक से पैसा निकाला और कार खरीद लेते हो? नहीं, उसके लिए आप क्या करते हो, महीनों आप इकट्ठा करते हो, सालों इकट्ठा करते हो, प्लान बनाते हैं आपके पेरेंट्स, तब जाके वो हो पाता है। आई एम राइट रॉन्ग? तो इसी तरह एक कंपनी का मालिक जो है, वो अपनी मशीन जिसको यूज करता आ रहा है, उसको जब रिप्लेस करना होगा, उसके लिए करोड़ों की मशीन होगी, उसके लिए संभव नहीं है। वो क्या करता है कि एक मशीन की एक्सपेक्टेड लाइफ को वो समझ लेता है कि मान लेता है कि इस मशीन की लाइफ 10 साल होगी। 10 साल में वो हर साल उस मशीन के डिप्रिसिएशन का एक फंड बना देता है, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, जिसमें वो क्या करता है कि हर साल एक्सपेक्टेड लाइफ जो भी है, उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस करके नंबर ऑफ ईयर्स, जो आप फार्मूला पढ़ चुके हो, तो उसको वो मान लेता है, उस फंड में पैसा इकट्ठा होता रहता है। समझ रहे हो? और उसी वही डिप्रिसिएशन है ये, वही डिप्रिसिएशन है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट जब निकालते हैं, तो इस डिप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, इसको भी, इसके भी वैल्यू को हम जोड़ते हैं, ठीक है? तो डिप्रिसिएशन, और इसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? आप जानते हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है, वो इस केस में है कि तीनों में, इसमें हम कॉस्ट के एंगल को भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि 3 एंगलों से हम इसकी बात करते हैं। पहला, कि जब पूरा का पूरा माल बिक गया तो P इंटू क्यू, वैल्यू ऑफ आउटपुट यही होगा। आर गेटिंग पॉइंट? कोई भी स्टॉक बचा नहीं है, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो उसको हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इजकल टू, दूसरा क्या है, सेल्स, जो कि हमने P इंटू क्यू बताया, तो क्या है, ये केवल सेल्स है। ये P इंटू क्यू क्या है, ये केवल सेल्स है। ये क्या है, सेल्स है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये केवल क्या है, सेल्स है। दूसरा क्या है, हमने कुछ चीजें बच गई, तो क्या हुआ, चेंज इन स्टॉक उसमें ऐड कर दिया। तीसरा क्या है, कॉस्ट एंगल है, ठीक है। जितने भी हमारे जितना भी हमारा कॉस्ट होता है, उस कॉस्ट कंपोनेंट को हम आगे, इसको हम और डिटेल्स में दिखाएंगे। पहले आप इसके, आपके दिमाग में ये 3 चीजें आ गई होंगी, ठीक है। हमने पिछले स्लाइड में यूज किया था टर्म चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक को थोड़ा सा आप देख लीजिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक क्या है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक में प्रोडक्शन जो यूनिट होती है, उसमें हर प्रोडक्शन यूनिट ये 2 चीजें जरूर करता है, वो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, ये दोनों चीजों को वो जरूर अपने को इवेलुएट जरूर करता है। आर्गेटिव पॉइंट। तो ये स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक और का कॉन्सेप्ट और पढ़ चुके हो आप। तो प्रोडक्शन यूनिट जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, वो एक ओपनिंग स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक का, कि साल के अंत में 31 मार्च को हमारे पास कितना माल बचा, और जब हमने प्रोडक्शन शुरू किया था तब हमारे पास कितना माल था, ठीक है। तो ये दोनों का जो ये है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये समझ लेना कि हर प्रोडक्शन यूनिट ये 2 रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करता है। अब ये ओपनिंग स्टॉक क्या है और क्लोजिंग स्टॉक क्या है? तो ओपनिंग स्टॉक आपको देख लो, आपके यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ये टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स को रेफर करता है दैट आर अवेलेबल इन प्रोडक्शन यूनिट इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। ये क्या है, ये रॉ मटेरियल है, RM, रॉ मटेरियल के रूप में जो अवेलेबल होता है। कब होता है, जब हम प्रोडक्शन को, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हो रहा है, तब की बात हो रही है। तब उसके पास क्या रॉ मटेरियल का स्टॉक है, क्या सेमी फिनिश्ड गुड्स, SFG क्या है, सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, और FG क्या है, फिनिश्ड गुड्स। आर गेटिंग पॉइंट? ठीक है। ये कब की बात हो रही है, बिगिनिंग, ये लिखा हुआ क्या है, बिगिनिंग,
बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर किन किन चीजों का रिकॉर्ड, तो रॉ मटेरियल का, सेमी फिनिश्ड गुड्स का, फिनिश्ड गुड्स का, ये तीनों चीजें जो हमारा कब बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, वो हर कंपनी अपना ओपनिंग स्टॉक का रिकॉर्ड रखती है ताकि उसको ये पता चले कि हमने कितना बनाया, ठीक है, कितना हमारे खर्चे हुए। इसी तरह हर कंपनी अपने पास एक रिकॉर्ड रखती है उन्हीं सब चीज़ों का जो कि हमने यहाँ पर देखा, RM, SFG और FG, तो उन्हीं का रॉ मटेरियल का, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स का रिकॉर्ड रखती है। कब रखती है? एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। यहाँ एंड है, यह ध्यान रखना, एंड ऑफ द अन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक समझ गए। तो फिर चेंज इन स्टॉक क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब देखो, याद रखने के लिए सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, ओ बाद में होता है, इसलिए हमेशा सी क्लोजिंग स्टॉक पहले लिखा जाएगा फॉर्मूले में और ओपनिंग स्टॉक बाद में। अगर आप ABCD करते हो ना तो सी पहले आ जाता है, ठीक है, OMNOPQRS तो ओ बाद में आता है, इसलिए इसको याद रखने के लिए ध्यान रखना कि जो अल्फाबेट में ऑर्डर में पहले आता है उसको पहले, मतलब क्लोजिंग स्टॉक पहले होगा माइनस ओपनिंग स्टॉक होगा। तो ये फॉर्मूले को याद करने का मैंने ट्रिक भी बता दिया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? बोलो भाई। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हुआ, हाँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस, ये क्या है? CS माइनस OS। कभी कभी क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो क्वेश्चन में दे देगा आपको, CS दे देगा, क्लोजिंग स्टॉक दे देगा, ओपनिंग स्टॉक अलग से दे देगा। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तब इस फॉर्म में होगा। कभी कभी वो केवल सेल्स देगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कभी कभी क्या करेगा कि वो चेंज इन स्टॉक दे देगा, ये अलग से नहीं देगा। तो जिस तरीके का क्वेश्चन होगा उस तरीके का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आर गेट यू पॉइंट? ठीक है, अब यहाँ पर एक, हाँ, अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि अगर सेल्स है तो सेल्स का मतलब क्या है? डोमेस्टिक सेल्स भी है और एक्सपोर्ट भी है, ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में ध्यान रखना कि अगर मान लो सेल्स दिया हुआ है, फिर डोमेस्टिक सेल्स भी दिया हुआ है, एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है, तो हम केवल सेल्स को ध्यान रखेंगे। सेल्स इंक्लूड्स डोमेस्टिक सेल्स एज वेल एज एक्सपोर्ट। इसलिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया जो कि पिछले सेशन में बच्चों को बताया था, बाप को पकड़ो बेटे को छोड़ो। तो सेल्स बेटा क्या हो गया? डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट, ये दोनों बेटे हो गए। तो जब सेल्स दिया रहेगा तो हम इसकी नहीं बात करेंगे। यहाँ दो क्रॉस इसलिए लगा दिया है मैंने, क्रॉस लगा दिया, मतलब हम क्रॉस डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट दोनों की बात नहीं करेंगे। सेल्स इंक्लूड्स डोमेस्टिक सेल्स एज वेल एज एक्सपोर्ट। लेकिन अगर सेल्स नहीं दिया है और डोमेस्टिक सेल्स अलग से दिया हुआ है तो इसको जोड़ेंगे, एक्सपोर्ट को भी जोड़ेंगे और दोनों को मिला के तब हमारे सेल्स की वैल्यू निकलेगी। इज इट ओके? बोलिए भाई, समझ में आ रही बात? साइलेंट मोड में हो गए भाई आप लोग क्यों? हिलो भाई, कुछ तो बोलो बच्चा लोग। राहत भरी सांस नीतिका तुमने दिलवा दी। दीक्षा, निशांत, स्नेहा, शुभांकिता, अभिजीत, क्या बेटा, क्या हो रहा है? कुछ फास्ट हो गए क्या? मैं ये बता रहा हूँ बेटा कि हम एक वैल्यू एडेड मेथड पढ़ रहे हैं और वैल्यू एडेड मेथड में अभी तक हमने ये निकाला कि वैल्यू एडेड मेथड को निकालने का दो तरीका हो सकता है प्रोडक्ट मेथड। एक तो हम फाइनल गुड्स को की वैल्यू ले लें, दूसरा हर स्टेज पर हम वैल्यू एडिशन काउंट करते जाएं। ठीक है, हमारे लिए बहुत ही आसान है कि हम फाइनल गुड्स को ले लें। ठीक है, और इसके बाद फाइनल गुड्स को जब लेंगे, जैसे हमने टी को लिया, ठीक है, तो जब टी को लेते हैं तो उसमें जो भी इंटरमीडिएट गुड्स यूज होता है उसको वैल्यू को माइनस कर लें, तब वो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, तब वो इन्फ्लेटेड वैल्यू नहीं आएगा। इसलिए हम हमेशा इस फॉर्मूले में हम ये आपको कहते हैं क्या? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर लें। ठीक है, वैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा सेल्स के बराबर है, जो कि हमने पहले फॉर्मूले में निकाला, आपको बताया आपको। ठीक है, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? ये हमारा
यहाँ पर मैंने बहुत पहले दिखाया कि वो सेल्स के बराबर है, जिसकी वैल्यू क्या है, P इंटू क्यू। ये फॉर्मूला हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट का तब होगा जब हम कोई भी चीज बच नहीं रही है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला हमारा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इस चेंज इन स्टॉक को थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तीसरा हमारा है वो जो कि हम कॉस्ट को ध्यान में रख के करते हैं कि कितने खर्चे हुए, तो उसको हमने ये फॉर्मूला फैक्टर पेमेंट इंटरमीडिएट हमारा जो कंजम्पशन है प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी, इन ये सारे हमारे खर्चे हैं। इन खर्चों को जो जोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होता है वही इनकम का जनरेशन होता है। जितना प्रोडक्शन होता है उसी के मार्केट वैल्यू को हम जब क्यू करते हैं, प्रोडक्शन इनटू क्यू, वही हमारा सेल्स बन जाता है, वही हमारा आउटपुट का वैल्यू आउटपुट की वैल्यू निकलता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वही जीडीपी एमपी हो जाएगा हमारा, ठीक है। आर्गेटिव पॉइंट, जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा वही प्राइस से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मनी टर्म्स में हो जाता है। जैसे हम जब भी हम डिफिनेशन बनाते हैं जीडीपी, तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन द गिवन अकाउंटिंग ईयर। तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, तो पी इंटू क्यू हो गया वो। आर्गेटिव पॉइंट, बोलो भाई। ओके, हेलो चिल्ड्रन लोग, बच्चा लोग। और इसके हमने बहुत सारे फॉर्मूले देखे। चेंज इन स्टॉक में क्या क्या चीजें आएंगी उसको हमने देखा, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। तो अब हम यहाँ तक हम आ चुके हैं, और इसके बाद हमने जब कहा कि जब सेल्स हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी, लेकिन अभी तक जितना पढ़ाया स्टेप्स उसको हमको लगता है आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा क्या है कि हमने बताया कि आपको जो इसकी हम थोड़ी सी चर्चा इलोबरेट करके करना चाह रहे थे कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये दो तरीके से निकाला जा सकता है। अभी तक आपने जो पढ़ा वो तो है ही है, मतलब ये जो कॉस्ट का जो है लास्ट वाले जो सेक्शन है उसको हम थोड़ा सा एलोबरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या है, कॉस्ट कंपोनेंट्स ऑफ आउटपुट, कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ आउटपुट मतलब जितना खर्चा हुआ, ठीक है, और जितने सेल्स हैं और चेंज इन स्टॉक उसको हम जोड़ दें। इसको समझने के लिए हम आपको अगले स्लाइड पे ले चलते हैं, और अगले स्लाइड पे जो आपको मैं ये डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, टेबल बना के दिखा रहा हूँ, इसमें टेबल में देखो पहला जो टर्म है ये कॉस्ट कंपोनेंट है। क्या है कि कितने कहाँ खर्चा हो रहा है, कॉस्ट कंपोनेंट, ठीक है। दूसरा है अमाउंट, उस पर जो खर्चे हुए, ध्यान देना। तीसरा है रेवेन्यू कंपोनेंट, ये क्या है, रेवेन्यू कंपोनेंट है, ठीक है। और इसके बाद उस पर कितने आए, पैसे कितने आए, रेवेन्यूज, ठीक है। तो ये अमाउंट ये समझ में आ रही बात। तो ये हमारा पहला क्या है, एक बार फिर पढ़ देना है, कॉस्ट कंपोनेंट, दूसरा उस पर जो होने वाले खर्चे, रेवेन्यू कंपोनेंट, और उस पर होने वाले खर्चे। तो ये हमारे हेडिंग्स है। इसके बाद कॉस्ट कंपोनेंट में हमने अभी जो आपको जो फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले को आप देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जैसे आपने मान लो टी बनाया तो टी में मिल्क जो हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दूसरा है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब आपने जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स है, तो आपने लेबर को आपको क्या देते हो, वेजेस देते हो, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हो गया वो, ठीक है। रेंट किसको मिलता है, लैंड को मिलता है। इंटरेस्ट किसको मिलता है, कैपिटल को मिलता है। प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर्स को। इसके बाद हमने फॉर्मूले में लिखा था डेप्रिसिएशन। देखो फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें हमने डेप्रिसिएशन की चर्चा की थी। देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कहाँ चला गया, बहुत पहले, ठीक है। अगर आप देखो ध्यान से तो हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन की बात की थी, तो वो डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो ये सारे जो इतने हैं हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये जितने फॉर्मूले में नाम लिखे थे ना वो सारे हमारे कॉस्ट कंपोनेंट हैं, ठीक है। और सारे कॉस्ट कंपोनेंट को हम जोड़ देते हैं तो क्या निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाता है। ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ये हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है। आर्गेटिव पॉइंट, वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ठीक है। इसी तरह ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये कन्वर्ट हो जा रहा है रेवेन्यू में, ठीक है। क्योंकि जितना हम खर्चे कर रहे हैं, ठीक है, जितना हमने प्रोडक्शन किया, जितने हमने खर्चे किए, ठीक है, वो कंपनी ने इस सारे सामान को बेचा भी है। तो सेल्स, ठीक है, सेल्स
और चेंज इन स्टॉक, इसके ऊपर जो खर्चे हुए, ठीक है, इसको जो इनकम हुई उसको हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। तो ये हमारा दोनों ये बराबर ही होगा, चाहे वो प्रोडक्ट मेथड्स में आप निकालो, चाहे इनकम मेथड से निकालो, चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड निकालो, इनकी वैल्यू बराबर होनी ही है। ठीक है, यहाँ पर हम केवल कॉस्ट और सेल्स के कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जो वैल्यू एडेड मेथड में का एक तरीका है। तो हम इसमें ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कॉस्ट कंपोनेंट है, ठीक है, और जो रेवेन्यू का जो कंपोनेंट है, दोनों में वैल्यू बराबर ही आ रहा है। आर गेटिंग पॉइंट? तो आप बाय एंड लार्ज आप इतना बस याद कर लो कि हमारे पास तीन फॉर्मूले हमारे सामने आ गए। पहला है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट? क्वांटिटी इनटू प्राइस। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है जो कि आपके स्क्रीन पर थोड़ा सा लंबा है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो फैक्टर पेमेंट्स प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स।